बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। यासीन, आज की सबसे बड़ी और खुशाइंद पेशरफ्त, सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा में जंगबंदी के हवाले से करारदाद मंजूर हो गई है। 15 में से 14 ममालिक ने इसके हक में वोट दिया, जबकि अमरीका ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। 6 माह से गाजा में जारी जंग, जिसमें इंसानियत सोच मजालिम उठाए गए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, अब तक 32,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 74,000 जो हैं वो ज़ख्मी हैं और तादाद में अफराद बेघर हैं। रमज़ान शरीफ में ये ब्रेक थ्रू आया है दूसरे अशरे में। इसे खुशाइंद भी करार देना चाहिए क्योंकि उनकी सख्तियों में कमी आएगी। ये जो करारदाद है सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की गई और एक सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस साहब ने इसको वेलकम किया है और मीडिया इतलात के मुताबिक इसराइल इस पर नाराज़ है, बिलखसूस अमरीका से। ऑब्वियसली अमरीका उनको बेसिकली सपोर्ट कर रहा था 7 अक्टूबर से, जब से ये जंग शुरू हुई है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि आया अब इस पर इसराइल को अमल दरामद कराने के लिए किस किस्म की विल की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद में इन्फोर्समेंट का पहलू कितना नुमाया होता है वो भी हम जानेंगे। तो हमने प्रोग्राम की इब्तदा इस खुशाइंद पेशरफ से की जो गाजा में जंगबंदी की सूरत में सामने आई है। दूसरी जानिब अगर मुल्की मामलात की बात करें तो नई मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे सदारत मुल्क की मईशत को इस्तेकाम देने और इसकी सिमत को दुरुस्त करने के लिए कोशान दिखाई दे रही है। आज उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से एक अहम इजलास किया, जिसमें जो लोग टैक्स चोरी करते हैं या जो टैक्स की लीकेज हो जाती है उसको ट्रेस और ट्रैक किया जाता है, उसकी निशानदेही की जाती है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जो भी रुकावटें हायल हैं इस सिस्टम की इफेक्टिव इन्फोर्समेंट में, उसको ख़त्म किया जाए। एक ये भी इतला सामने आई है, बल्कि पिछले हफ्ते SIFC के इजलास में बात सामने आई थी कि 58 खरब रुपए की जो टैक्स चोरी है या लीकेजेस हैं वो हमारी महसूलात में आई हैं। उसमें सेल्स टैक्स है, पेट्रोलियम है और दीगर मदों में इतनी ज़्यादा चोरी हो रही है या लीकेज हो रही है। तो इस महसूलात को हम क्यों नहीं इकट्ठा करने में कामयाब हो पाते, क्या वजह है कि हम इससे कासिर हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की बात करें तो आपके इल्म है कि 16 मार्च को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ था मीर अली वज़ीरिस्तान में। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुबैना वीडियो लीक सामने आई है, जिसमें तहरीक तालिबान के रहनुमा, जो कलअदम तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके रहनुमा या हाफिज़ गुल बहादुर से गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान में हमले की प्लानिंग की जा रही है। इस पर अभी तक तालिबान हुकूमत का रद्द-ए-अमल नहीं आया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसमें एक ब्राइट साइड ये है कि हमारे जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, जो ट्रेड हैं, वो अफगानिस्तान के दौरे पे गए हैं तिजारत के हवाले से बातचीत करने के लिए। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि दहशतगर्द रेड लाइन, लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत और मुकालमे से जो ब्रादर मुल्क है अफगानिस्तान, उनसे ताल्लुकात में बेहतरी। तो यहाँ हम नुकात हैं आज की नशीस में। बड़े पर्टिनेंट और नुमाया मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब इंजीनियर कमर इस्लाम साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुशर्रफ नवाज से आपका ताल्लुक है, NA-54 से जीत किया है, आपका बहुत शुक्रिया कमर इस्लाम साहब। हमें ज्वाइन किया है सेंटर हमायूं खान मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है, सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहबा ने, स्काइप वीडियो लिंक पर बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपने वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है एस एंकर हैं, डॉन TV पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आदिल शाहजेब साहब, उन्होंने भी स्काइप पे ज्वाइन किया। आदिल आपका भी बहुत शुक्रिया। चारों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आदिल शाहजेब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आदिल, इस डेवलपमेंट में आपकी क्या राय है? आप भी इस इशू को फोकस करते रहे जो गाजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर हुई है सिक्योरिटी काउंसिल से, इन्फोर्समेंट के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये जो एक तरह से इत्तेफाक राय है, अमेरिका ने एब्सटेन किया, अब असल जो चैलेंज है इसको अमल दरामद करना और इसराइल को इस बात पे मजबूर करना कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पे मनोन अमल करे, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है और बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इस पर तो आते हैं कि इस रेजोल्यूशन को अब इन्फोर्स कैसे करेंगे, इस पर अब अमल दरामद कैसे होगा। लेकिन पिछले 6 महीनों में अमेरिका यही करारदाद 3 दफा ये वीटो कर चुका है। जी। और अगर आप जो इस वक्त नेतन्याहू का जो ऑफिस है, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऑफिस की स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था,
तो उन्होंने इस पर मायूसी का इजहार किया कि ये जो अमेरिका की एक स्टेटेड पोजीशन है इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके हवाले से, अमेरिका बिल्कुल क्लियरली अपने स्टांस से, अपनी वो तो उसे उसूली एक पोजीशन कहते हैं, उससे वो पीछे हट चुका है। और अगर आप अमेरिकी रद्द अमल देखें तो वो ये कह रहे हैं, देखिए एक तो ये तकरीबन यूनानिमस है, 15 जी में से 14 अरकान का इसके हक में वोट देना, अमेरिका का ऑब्स्टेन करना जो है वो इन 14 मुमालिक के इस करारदाद के हक में वोट देने से ज्यादा जी सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक बड़ा हर्डल जो था इस करारदाद और सीज फायर की राह में, वो अमेरिका की तरफ से फौरन के फौरन उसको वीटो कर देते थे। दूसरा, फिर जो जिस तरह मैंने रिएक्शन की बात की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस से, एक उन्होंने जो एक हाई लेवल डेलीगेशन आना था इसराइली ऑफिशियल्स का यूएस, जिन्होंने के इसराइल का एक प्लान है कि वो अब रफा को इन्वेड करेंगे, एक दूसरा जो शहर है, जी और उसमें तकरीबन मिलियंस की तादाद में इस वक्त रेफ्यूजीज हैं। तो यूएस ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर जमीनी हमला ना करें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेस जो फलस्तीनियंस हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि वो वफ्द अब नहीं भेजेंगे, यानी इसराइल ने ये जो करारदाद सामने आई है उसके रिएक्शन में अपना जो हाई लेवल डेलीगेशन था वो भिजवाने से इनकार कर दिया है। तो हमें देखने को यहां पर अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन मिल रही है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसराइल और अमेरिका के दरमियान इस किस्म की सिचुएशन हल पिछले 6 माह में हमने नहीं देखी थी। जहां तक इन्फोर्स करने की बात है, तो देखिए वो तो बिल्कुल क्लियर कट जो एक रेजोल्यूशन सामने आ गई है, अब वो सलामती कौंसिल के जितने भी रुकन मुमालिक हैं उन पर बाइंडिंग है, और इसराइल पर भी बाइंडिंग है कि वो उस पर अमल दरामद करे। और अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिस तरह हम माजी में देखते आए हैं कि इसराइल इस किस्म की करारदादों को जो है, पहले तो वो पास ही नहीं होती थी, अमेरिका जी उसे पास ही नहीं होने देता था, अब चूंकि ये पास हो गई हैं तो इसराइल की डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन की तरफ ये मामला मजीद जाएगा अगर इस पर अमल दरामद जो है वो ना हो। और फिर देखिए अभी अगर हम देखें तो जो यूएस इलेक्शंस जो आ रहे हैं नवंबर में, यस उसमें आप देखें कि जो प्रो इजराइल लॉबी है उसका एक बड़ा अहम रोल उसमें होता है, डोनेशन से लेकर और बहुत से और मामला तक। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक्त ये जो पॉलिसी हमें सामने आई है, तो उसका इम्पैक्ट शायद हमें यूएस इलेक्शंस और उसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ इस मामले पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए कि ये नाफिजुल अमल हो सकेगी करारदाद, ये नहीं हो सकेगी, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं यस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस और खुसूसन मिड ईस्ट में, वो अगले 2-3 माह में हमें देखने को मिलेगी। तो एक तो ये बहुत ज्यादा खुशाइंद है, और इससे जितना भी सिग्निफिकेंट करार दिया जाए, आज की ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो कम है, क्योंकि देखिए अब तक जितनी भी एट्रोसिटीज इसराइल ने कमिट की हैं इसराइल में, उनकी बैकअप में सबसे जो बड़ा मुल्क होता था, यस मेन मुल्क वो होता था अमेरिका था अमेरिका, वो सामने होता था, जी वो वीटो कर देता था। आज अमेरिका का वीटो ना करना, मैं फिर दोहराता हूं कि ये 14 मुमालिक ने जो हक में वोट दिया है, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंस इस बात की है कि ठीक अमेरिका ने जो है वो ऑब्स्टेंड किया, आदिल उन्होंने आपने अहम इसका नुकात उठाए वोट मैं दिया। चाहूंगा और आखिर में जी 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 आखिर में अनवर साहब जी एक जी और बात जी जी कि इस वक्त यूएस ये कह रहा है कि ऑल्दो ये करारदाद तो पास हो गई है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है इससे हम एग्री नहीं करते, और उनकी ये कोशिश थी कि इसमें हमास की कंडमनेशन भी शामिल की जाए इस करारदाद में, जो कि शामिल नहीं की गई, यस लेकिन फिर भी उन्होंने इसको वीटो नहीं किया। तो इसीलिए मैं इसे स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली जो है बहुत बड़ा इसकी सिग्निफिकेंट है। और अगर पिछले 6 महीनों में गजा के शहरियों की, फलस्तीन की अगर डिप्लोमेटिकली कोई जीत हुई है तो वो आज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने आखिरी नुक्ता उठाया बहुत अहम था, मेरे साथ रहेगा शैला रजा साहब, कभी इस पे मौकफ लेते हैं फिर हम इस्लामाबाद स्टूडियोज का रुख करेंगे। शैला रजा साहब आप क्या कहेंगी, ये जो डेवलपमेंट आई है सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद, इसके बड़े चीदा और नुमाया पहलू सामने लेकर आए आदिल शाहजेब साहब, मैं आपका भी व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा हूँ। आदिल शाह साहब ने बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली इसको जो है इसका अहाता किया है। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब ये है कि इस पे अमल दरामद होना और उसमें छोटी छोटी बारीकियां निकाल कर उसको डिले करना। देखते हैं कि इसराइल पे किस हद तक प्रेशर आता है ताकि ये एक कत्ल गारत गरी जो है
जी। मतलब अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि अगर आपकी नज़र के सामने से ये मनाजिर सोशल मीडिया पे और दूसरी जगह आए तो आप झुरझुरी लेकर उसको बदल देते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ठीक कह रही हैं आप, आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। सेंटर हुमायूं साहब, आप भी इस पे अपना कमेंट कीजिएगा। देर आए दुरुस्त आए, और बिल्कुल आई एग्री विद शैला रजा साहिबा के बहुत से 32,000 जो है वो जाने इसमें जा चुकी हैं, और जो बच्ची की वीडियो थी रमज़ान शरीफ में वो बड़ी वायरल भी हुई। क्या कहेंगे, बड़ा जज्बाती इशू भी है, लेकिन डिप्लोमेटिकली एक विक्ट्री हुई है और इसराइल और अमेरिका में एक खलीज नजर आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि रेजोल्यूशन पास हो गया, पहला हर्डल हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, ये रेजोल्यूशन पास किस वजह से हुआ है? अमेरिका में ऐसी क्या बात थी कि अमेरिका ने एब्सटेन किया है? अगर आप देखें, अमेरिका वो मुल्क है, या ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं, ये वो मुल्क हैं कि जो अपने वोटर्स की राय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जी, देते हैं। तो डोमेस्टिक प्रेशर आप समझते हैं? उनके ऊपर प्रेशर डोमेस्टिक प्रेशर था। ऑब्वियसली सर। वहाँ पे आप देखें, हर जगह पे जहाँ पे भी होता था वहाँ पे लोग उठते थे। मतलब जब बाइडेन तकरीर कर रहे, लोग उठ के बुरा भला कहना शुरू हो गए थे दरमियान में, और वो उनको हटा दिया जाते थे। हिलरी क्लिंटन कहीं पर खिताब कर रही होती थी, जहाँ पे भी वो करते थे। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ पे अवाम जो मैंडेट देती है आप उसको गायब करके आप अवाम को किसी खाते में नहीं लाते। वो लोग अवाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस के इस दफा अमेरिका इन स्पाइट ऑफ कि उसका दिल था कि वो करे, लेकिन अपने इंटरनल प्रेशर बट इट टुक देम 6 मंथ्स। देखिए, इट टुक, जो की मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा जो बात की उन्होंने, इट डिड नॉट टेक देम 6 मंथ्स, इट टुक द प्रेशर टू बिल्ड अप इन 6 मंथ्स। हाँ, ये भी इस तरह भी देखा जा सकता है। प्रेशर जो बिल्ड अप हो रहा था ना, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली था, अनसस्टेनेबल था। ये जो सारे वीडियोस रिलीज हो रहे थे, जिस तरीके से बच्चों, आप जस्ट सोचे कि 6 महीने का बच्चा है, साल का बच्चा है, वो जख्मी होता है और आप उसको लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बगैर आप उसको कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। डॉक्टर हैं। जस्ट इमेजिन, आप देखें कि आपके बच्चे हो, आपके पोते हो, नवासे हो, क्या आप ये देख सकते हैं? आप ये सोच के भी आपके रोंगटे खड़े होते हैं। अच्छा, वहां पे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। जब आप इन चीजों को देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी है। अब सवाल आ जाता है, ये तो बात हो गई पासिंग तक, ठीक है, अब आगे क्या होगा? एनफोर्समेंट। अच्छा, आगे क्या? एनफोर्समेंट में खाली अमेरिका है? मेरे ख्याल में बाकी जितने ममालिक हैं वहां पे, और खास तौर पे मैं समझता हूं कि जो वो रीजनल पावर्स हैं उस जगह पे, उनको चाहिए था कि अगर उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है करने की, वो वहां पे एम्बार्गो लगा सकते थे, वो उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे। वो बड़े ताकतवर लोग हैं जी, डिप्लोमेटिकली बहुत फाइनेंशियली बड़े ताकतवर लोग हैं, वो उनके ऊपर हर लिहाज से बंद कर सकते थे, अपने एयर स्पेस बंद कर देते, किसी चीज को वहां से गुजरने के लिए बंद कर देते। जब अमेरिका जरा पीछे हटा तो मेरे ख्याल में वो भी जरा मुतारिफ नजर आएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। वो तो एक हमारा अलमिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये इधर तक होगा, यहां तक होगा, इससे आगे करने के लिए लेट्स सी हाउ इट इज, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल जी। चलें, वो तो ज़ाहिर बात है, जो उसकी तारीख को देखते हुए। कमर इस्लाम साहब, आप क्या कहेंगे सर? मेरा भी यही ख्याल है जी। मैं महमूद साहब से, सेंटर साहब से इत्तेफाक इस लिहाज से करता हूँ कि एक पहलू तो उन्होंने चले, ये भी बहुत बड़ा पहलू था जो कि आदिल शाज़िब साहब ने वीटो हो जाता था, लेकिन ये आप देखें ना कि अपनी राय आमा, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, टैक्स पेयर्स जो उनकी बड़ी, लेकिन हम तो उस जाविये से देख रहे हैं कि जो फलस्तीनी आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, जो बमबारी है, जो वहशियानापन है। हाँ, लेकिन वो जो 32,000 जाने गई, जो कोई 1 लाख से लगभग लोग जख्मी हुए, जो लाखों बेघर हुए, वो तो वहीं पे रहा। जी जी, वो तो है। मसला ये है कि आया ये जंगबंदी ये एनफोर्स होगी, और क्या एनफोर्समेंट के सिलसिले में कोई करारदाद वीटो तो नहीं हो जाएगी कहीं? तो वो भी जाहिर है एनफोर्समेंट के लिए फिर उसके लिए आप समझते हैं अलग करारदाद आती है, लेकिन जो आदिल शाज़िब साहब ने कहा वो तो मेरे ख्याल में एनफोर्स करारदाद होती ही बाइंडिंग है ना? नहीं ना, जब आप करारदाद बाइंडिंग सिक्योरिटी काउंसिल की अपना कश्मीर के बारे में भी हैं, दीगर ममालिक के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में बहुत सी करारदादें जो हैं वो पेंडिंग है। तो इसलिए असल बात तो यह है कि जब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसके वेज एंड मीन्स क्या होंगे, और उसमें अमेरिका समेत दीगर जो मगरबी ताकतें हैं उनका क्या रवैया होगा, क्या एटीट्यूड होगा, ये ज़्यादा अहम है। लेकिन बहरहाल ये इस वक्त आज की तारीख़ में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक सुख का सांस। एटलीस्ट वो ज़ख्मी कटे पटे लोग, वो एटलीस्ट इस हद तक अभी उनको उम्मीद दिलाई गई है। अब वो उम्मीद किस हद तक
जो है उस पर अमल दरामद होता है, ये भी देखने वो देखना होगा। आदिल, इस पे आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम अपने अगले फॉरेन अफेयर्स ही का इशू है पाक अफगानिस्तान, उस पर भी बात कर लेंगे और फिर हम इकोनॉमी पे आएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी राय ये है कि एक अच्छा खुशैन पेशरफ्त हुई है, लेकिन तशवीश इसलिए रहती है कि ज़रबत जो तारीख रही है इसराइल की, वो मैं ना मानूँ, वो किसी की मानता नहीं है। अब देखना यह है कि आपकी राय में इसके लिए दोबारा कोई रेजोल्यूशन की ज़रूरत होगी जो कमर इस्लाम साहब कह रहे हैं, या यही जो मंजूर हुई है करारदाद, इसमें नाफिजुल अमल भी ये करने वाली ही होती है? देखिए, मैं ये कहूंगा अनवार साहब के एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए और तजिया भी हमारा रियलिस्टिक होना चाहिए। एक ऐसे वक्त में जब आपके मिड ईस्ट में कितने मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और जिन्होंने तस्लीम नहीं किया उनकी भी तस्लीम करने की बात हो रही है, ट्रेड रिलेशंस की बात हो रही है। Yes. ऐसे में अमेरिका की जानिब से इस करारदाद में ऑब्स्टेन करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ये सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट है और उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे। और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में इलेक्शंस हो रहे हैं। मैं दोबारा ये कहूंगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो यूएस में हो रहे हैं, अब मैं उसमें एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि यूएस में सिस्टम कैसे काम करता है। एक कांग्रेसमैन है ब्रैड शर्मन, Yes. जो कि पाकिस्तान में तो इंसानी हुकूक की जो मुबैना खिलाफ वर्जी हैं उन पर तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी फंडिंग करते हैं प्रो इसराइल ग्रुप को, कांग्रेसमैन जो है ब्रैड शर्मन। जी। तो जो उनकी ह्यूमन राइट्स की जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, जो एक लेवल है, वो इसराइल में तो उनको नहीं नजर आ रहा। वो इसराइल की एट्रोसिटीज को गजा में कंडेम नहीं करते, उन्हें पाकिस्तान नजर आ जाता है। उसकी वजह जो है वो खुद इलेक्शंस लड़ रहे हैं, कांग्रेसमैन हर 2 साल के बाद इलेक्ट होते हैं, और नवंबर में जो ये फंडिंग, डोनेशंस और लॉबिंग और ये पूरा सारा ये पूरी सियासत पर अगर आप अमेरिका की नजर डालें, तो ऐसे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला कि हमने ऑब्स्टेन करना है, इसकी उन्हें पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है, लॉबिस्ट के उसमें भी और डोनेशंस और इस पूरे सारे मामले में भी। लेकिन मैं एक बात से जरूर एग्री करूंगा कि वोटर्स का जो प्रेशर होता है, जो हमायूं मोमन साहब ने बात की, इवन यूएस में जो पब्लिक जो एक ओपिनियन है, जो कि एक सेंटिमेंट है, वहां पे आवाजें, मतलब लाखों की तादाद में वहां पे मुजाहरे हुए जो एट्रोसिटीज इसराइल ने कमिट की हैं। तो ये अब इस वक्त एक एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है कि उसमें पब्लिक प्रेशर के सामने खड़े होना तो हमारा मुश्किल बात जरूर है। लेकिन आप इसको भी देखें कि नवंबर में अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं फिर कहूंगा कि प्रो इजराइल लॉबीज जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ऐसे में एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी वहां पर गवर्नमेंट में है, ऐसा स्टांस लेना जो है वो ह्यूमन राइट्स के साथ तो वो खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी उन्हें पॉलिटिकल कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। जो मैं इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसकी इम्प्लीकेशंस आपको आज नहीं मिलेंगी कि कल इसराइल जो है इस करारदाद पर अमल कर लेगा, लेकिन अगले 2 से 3 मंथ्स में आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसराइल पर इंटरनेशनली कितना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। और ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका अपने अंदर जो एक लॉबिंग का सिस्टम है और जो लॉबीज वहां पे प्रो इजराइल लॉबीज वहां पे काम कर रही हैं, वो इस एपिसोड के बाद उनका प्रेशर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कितना सस्टेन कर पाती है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन फिर आप वी गो फॉर ब्रेक, फिर आपसे हम इजाजत भी लेंगे। फिर पे शाला साहब आपके सामने नुक्ता रखूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर क्या पाकिस्तान में उतना होता है जो सेंटर मायूं साहब ने कहा। लेकिन आदिल, अफगानिस्तान के हवाले से बताएगी, जो वीडियो भी आई है आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, क्या कहेंगे पाक अफगान ताल्लुकात किस नहज पे हैं? हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स तो गए हैं, क्या तिजारत से कोई नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर जो माइंडसेट है जिसकी वीडियो आकाश कर रही है तहरीक तालिबान और टीटीपी के दरमियान जो मुकालमा हुआ पाकिस्तान में हमले के हवाले से, वो ज्यादा प्रिवेल करेगा आने वाले दिनों में? अनवर साहब, आप अफगानिस्तान वाले मामले को खुद भी बड़ा क्लोजली देखते हैं, आपके अपने भी बड़े अच्छे इस पर एनालिसिस वगैरह होते हैं। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, एक जो ये ऑडियो लीक सामने आई है उससे आपको अंदाजा हो जाता है। देखिए, हम पिछले 15-20 सालों से हमने अपनी जो कौम है उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, और वो ट्रक की बत्ती क्या थी? गुड तालिबान और बैड तालिबान। भाई, हम शुरू से ये कह रहे हैं देयर आर नो गुड एंड बैड तालिबान, वो सारे एक ही हैं।
आइडियोलॉजिकली वो सेम है। पाकिस्तानी तालिबान ने उनकी मदद की अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने में, और इस वक्त भी टीटीपी का फुट सोल्जर जो है वो अफगान तालिबान की चेक पोस्टों पर आपको मिलेगा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मिलेगा। तो वो अगर हम अभी भी सोए हुए हैं कि जी टीटीपी को वो बाहर निकाल देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए जहां तक ट्रेड रिलेशंस की बात है, पाकिस्तान ने अच्छा किया कि हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स जो है वो वहां पर जा रहे हैं, लेकिन जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन और ये टीटीपी वाला इशू रिजॉल्व नहीं होगा, लिहाजा ट्रेड जो है वो यहीं पे खड़ी रहेगी। और आज भी देखें हमारी जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है मुमताज बलोच साहिबा, उन्होंने बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट दी कि जी हम पीपल टू पीपल जो कनेक्शंस हैं अफगानिस्तान के साथ या ट्रेड रिलेशंस हैं उनको एनहांस करने में, उनको बूस्ट करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। लेकिन जो अखुनजादा जवाद साहब हैं जो कि उनकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें तो उससे आपको ये लगेगा कि ये लोग तो पाकिस्तान से ट्रेड भी नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो अननेसेसरी हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, रेड टेपिज्म है, और इसीलिए हमने हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो चाबहार पोर्ट में तकरीबन ईरान के साथ डबल हो गया। अब उनको कोई ये बताए कि मैं एक दिन अपने 10 जवानों की लाशें अगर मैं गवादर में उठा रहा हूं, अगले दिन नॉर्थ वजीरिस्तान में उठा रहा हूं, तो ये जो मैं बॉर्डर पे जब आप लोग आते हैं तो मैं आपको फूलों के गुलदस्ते पेश करूंगा। आप करके देखिए ना, तेहरान में कहीं एक पटाखा छूटा है उनका चाबहार पोर्ट, तो इसीलिए आप उनके साथ वो आपको वेलकम करेंगे ना, वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर हमारे लोग जो है मर रहे हैं, हमने 20 साल हमारी रियासती पॉलिसी रही है तालिबान को सपोर्ट करने में, आज वो वहां पे इक्तदार में आ गए हैं, तो यहाँ पे जितना भी अनरेस्ट है पाकिस्तान में, आप वजीरिस्तान से शुरू हो गवादर और कोयटा तक चले जाएं, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आ रहे हैं? आदिल आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, दो अमली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे, बताएंगे तो शैला रजा साहिबा, राजा कमर इस्लाम साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से हम मुल्की मईशत, मुल्की सियासत पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़िरत है। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली मकाम होगा। रमजान पाकिस्तान, रमजान के इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए खसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान हम करेंगे बात रमजान की अजमत, हुर्मत और फजीलत पर, जिसमें होंगे शामिल सब्र, कनात और तकवा के मौज़ूआत। आगाह रखेंगे आपको हिफ्ज़ान सेहत के असूल और दीगर मसाइल से। रमजान के रूह परवर अय्याम में देखना न भूलिएगा खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ जो
आलमी सतह पे और कौमी सतह पे मामलात हैं। शैला रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सेनेटर हुमायूं साहब ने कहा कि अमेरिका में जो अवाम का प्रेशर है वो जो है उसको सामने रखते हुए पॉलिसीज़ जो हैं वो तरतीब दे दी जाती है, नज़रसानी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। उन्होंने ये बात की है, ज़रा बातें अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और ओवरऑल जो इस वक्त सिनेरियो, इस पर मैं आपका ज़रा कमेंट चाहूँगा क्योंकि आपको पाकिस्तान की सियासत की नब्ज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप क्या समझती हैं? देखिए, पाकिस्तान में जितनी दफ़ा डिक्टेटरशिप रही है और सो कॉल्ड सियासतदानों की डिक्टेटर को सपोर्ट रही है, अब कहीं जाके थोड़ा सा पीरियड जो है डिक्टेटरशिप और सिविलियन ड्यूरेशन जो है दौरे हुकूमत की, उसमें थोड़ा फ़र्क आया है। लेकिन इससे तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम ने जो है जब भी डिक्टेटरशिप ख़त्म हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर आप उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत सारी बातों को, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जो है जमहूरियत परवान चढ़ेगी ये चीज़ होगी। लेकिन मैं इससे इत्तफाक करती हूँ कि पाकिस्तान में अभी हम उस नहज पे नहीं पहुँचे हैं और उसकी वजह वो सो कॉल्ड सियासतदान है जो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते रहे। ठीक, नुक्ता आपका आ गया। मैं डॉक्टर साहब इस पे आप भी कोई कमेंट करना चाहे, लेकिन मैं चाहूँगा चूँकि केपी में गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों का किला है, अवामी वोट लेते हैं वहाँ से। सर, ये जो पाक अफगान रिलेशनशिप है और जो ट्रांजिट ट्रेड है, इस पे आपका क्या कमेंट है? कैसे, जो आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि ये दो सतह पे बातचीत, फिर एक तरफ अगर वहाँ से हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ से ट्रेड को, क्या बैक पर दोनों चीज़ें चल सकती हैं? देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो टेररिज्म होता है ना, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं होती है। टेररिज्म के अंदर आप ये याद रखें, जैसे पॉलिटिक्स में किसी भी जमात के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी हैं, या मतलब गरम मिजाज, सॉफ्ट एलिमेंट्स भी हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, जिनके साथ आप बातचीत कर आप सकते किस में आते हैं वैसे? और उस आजकल बीच बीच में है, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी जरा हार्ड हो जाते हैं। मैं मौके के लिहाज से देखता हूँ। राजा साहब हंस रहे हैं, मैंने कहा लाइट अप भी कीजिए। कहता हूँ, जैसे अभी वो बात हो रही थी ना कि वो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, बिल्कुल ये उसी तरह ही है जैसे हमारे पाकिस्तान के जो कानून है, आर्टिकल 224(2) कहता है कि जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व हो तो विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास 100 बहाने हैं, ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी 100 बहाने हो जाएंगे। इसको उससे क्यों मिलाते हैं सर? एक तो आप लोग हमेशा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ पाकिस्तान की कि जो आवाम है वो इसको समझ सके कि मैं क्यों रेफरेंस दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। अब आ जाती है बात के उसमें, देखिए बात ये हो जाती है कि जब आप गुड वो बात करते हैं ना कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, ठीक है, तालिबान के अंदर भी जो हम बात कर रहे हैं, आप लोगों की जवाब का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया इस हवाले से, गुड और बैड की तमीज आप लोग भी बहुत करते हैं। सुन लेना, मैं बात सुन ले, तालिबान जो है ना, ये पूरे अफगानिस्तान का एक बेसिकली ये पठान वो है जिसमें स्टूडेंट्स थे जो कि उस वक्त के जो 1980s के जो लेट 80s के जो क्या कह सकते हैं वॉर लॉर्ड्स थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि इनमें से एक ग्रुप था टीचर स्टूडेंट्स का, उसके टीचर की बेटी को अगवा कर लिया था वॉर लॉर्ड ने, ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है, तो उस वजह से तालिबान जो तालिब है, स्टूडेंट है, उस लिहाज से ये होता, ठीक है। अब इसमें अच्छे लोग भी हैं, इसमें बहुत हार्ड लाइनर्स भी हैं, ठीक है। चलती किनकी है? चलती तो हार्ड लाइनर्स की है। नहीं, जरूरी नहीं है। चलती हमेशा है उस लिहाज से कि जब आपने अपनी उनके साथ बातचीत करनी होती है और आपने पर्सपेक्टिव। अब आ जाती है तरीके तालिबान पाकिस्तान, ये इसका तालिबान के साथ कुछ नहीं है, लेकिन ये वो लोग थे जो पाकिस्तान वाले उनको सपोर्ट करते थे कि आप जाओ अफगानिस्तान में जहाद करो। इनमें से बाज लोग बड़े हार्ड लाइनर्स बन गए थे। अच्छा, ये वो लोग थे जिनको हम लोग फंडिंग भी देते थे कि जाके ये कर लो, ठीक है। अब वो लोग जो है ना, ये याद रखें, मैं एक चीज का आदी हो गया हूं, उसके बाद मुझे पैसा भी आ रहा है, मुझे पावर भी आ रही है और मैं काम भी करना चाह रहे हैं। अब जब मेरे से आप खींचना शुरू करोगे तो मैं वहां रोग हो जाऊंगा, ठीक है ना, मैं वहां पे जरा थोड़ा, लेकिन इनकी तो कवर टूट गई थी। सुनते जाए, ऑफ लेट ये 2-3 साल में उभरे हैं दोबारा से, उसमें बसद एहतराम कहा जाता है आप लोगों की साबका हुकूमत की पॉलिसी थी इनको वापस लाने की, उसमें भी प्रॉब्लम आई है। इस तरह होता है कि आप अगर आप साइंटिफिकली देखें दुनिया की हिस्ट्री में जहां जहां टेररिज्म हुआ है ना, वहां आप लोगों ने एक्चुअली डायलॉग से ही उनके साथ बात की है, चाहे वो शिन फेन हो, चाहे वो मनीला के वो टेररिस्ट हो, चाहे वो
ये तामिल टाइगर्स हो, लेकिन बात आपने इनरिकंसिलिएबल एलिमेंट्स भी होते हैं। नहीं देखिए, हम हमेशा हर जगह होता है। अच्छा, उनका एक नैरेटिव भी होता है, आपने उस नैरेटिव को किल करना है। जब आप नैरेटिव को किल करते हैं तो उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं या जो ब्रीडिंग नैरेटिव होता है आप उसको तोड़ते हैं। आपने उनको 2-3 मुख्तलिफ, इससे इट्स ए मल्टी प्रोंग अटैक होता है जब आपने उसको एड्रेस करना होता है। ये अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपने देखा है बड़े बड़े लोग भी ये नहीं कर आप ऐसे पाते। जमात अफगानिस्तान के साथ तिजारती मैं रवाबित समझता हूं, को देखिए मैं समझता हूं, सपोर्ट करते देखिए हैं। मैं समझता हूं अफगानिस्तान के साथ अगर आप सही मानों में सही तरीके से चलो तो आप अफगानिस्तान से बहुत कुछ गेन कर सकते हो और अफगानिस्तान आपसे बहुत कुछ गेन कर सकता है। लेकिन- इनफैक्ट अफगानिस्तान को आप ये समझो कि आप उनके साथ एक इस तरीके से आप लेकर चलो, आपका पूरा सेंट्रल एशिया आपके पास उसमें आ सर एक जाएगा। नुकता है, मैं कमर इस्लाम साहब को भी शामिल, उसमें सर ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे खत्म किया जाए? अब देखिए जो 16 मार्च का इंसिडेंट हुआ है, 7 फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हुए, फिर गवादर पोर्ट ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स में जो हमले हुए, ज़रा बताओ उसकी BLA ने जिम्मेदारी, लेकिन ये सारे दहशतगर्द एक जाके, इनका एक मंबा और मखरज एक ही है, इनके साथ कैसे डील करना चाहिए? पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बुनियादी तौर पर ये नहीं है कि अफ़गान आर्मी हमले कर रही है। मौक़िफ़ ये है कि ये उन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं और ज़मीन इस्तेमाल हो रही और है। उनकी ज़मीन तो चलें इस्तेमाल होती है लेकिन साथ फैसिलिटेशन भी इस्तेमाल हो रही है। जहाँ तक तजारत की आपने बात की तो ये हिस्टोरिकली उनकी तजारत जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री हमारी इस्तेमाल होती थी, लेकिन मिसालें मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड कि असला गया उसके ज़रिए, वही जो है वो स्मगलिंग को प्रोमोट करने में उनकी तजारत इस्तेमाल होती है, क्रॉस बॉर्डर वही चीज़ें वापस आती हैं। और अब जो अगर तजारत पे थोड़ी सी उनको रुकावट महसूस हुई है, जो शायद अभी आगे जिसकी कहना चाहिए कि हरारत महसूस हुई है, तो उसके पीछे भी यही अवामिल है कि उन्होंने उस तजारत को मिसयूज़ किया। उस वो जो उनको रिबेट मिली हुई है, जो टैक्सेशन में रियायत मिली हुई है, जो फैसिलिटी मिली हुई है तकरीबन ज़ीरो कॉस्ट पे, वो लैंडलॉक्ड कंट्री को शायद मिलती है मेरे ख्याल में। नहीं ज़रूरी नहीं है। देखिए अच्छा। लैंडलॉक्ड कंट्री पाकिस्तान अपने मफाद के तहत देगा ना, सही बात। ये तो नहीं है कि कोई ऐसी कोई बैनुल-अक़वामी कानून तो नहीं है कि आप बगैर किसी वजह के आप उसको अपना लैंड भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दें और प्लस आप उस स्मगलिंग को कि जो आपके फाइनेंसेस पे आपके मईशत के लिए एक ज़हर कातिल है, ठीक है, उसको भी प्रमोट कराएं, तो ऐसा कोई कानून नहीं है। ठीक है। अब आप देखते हैं कि ये जब हमारे gesture था और मेरा हमारे जो ख्याल है कि सेक्रेटरी अब- तजारत गए हैं तो वहाँ क्या मामला तय पाते हैं? एक और नुकता आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार सेंटर हुमायूं साहब ने भी, आप भी इलेक्शन जीत कर अभी आए हैं NH-54 से, और आपके 53 आपके मद्दे मुकाबले चौधरी निसार अली खान साहब थे, और ज़रबत तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी उम्मीदवार होंगे। अवाम की राय को तकवीत देना, बार बार ये कहना है, आप तो ये मेरे ख्याल में एहतजाजी तहरीक फिर शुरू करने का ऐलान कर रहे हैं सेंटर मेरा हुमायूं ख्याल साहब है की कि जमात। ये अभी इन्होंने एक फैसलों की बात की इम्प्लीमेंट ना होने की, तो ये तारीख कोई ज़्यादा लोग फ़ौरन भूल जाते हैं। हमारे मुल्क में तारीख मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती अदारों की बहाली का फैसला किया, ये अभी कुछ चंद बरस पहले की बात है, और वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये इलेक्शन वाला तो शायद चंद महीने का था ना निगरान हुकूमत का, और उसकी वजूहात थी, लेकिन बलदियाती अदारों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और वो उसके बाद 1.5 साल तक उसको लटकाई रखा और बलदियाती अदारे पंजाब में बहाल नहीं किए गए। तो ये रवायत जो है वो कोई अभी सिर्फ इलेक्शन से नहीं आई। एक तो ये इस रवायत को तोड़ा कैसे जा सकता है? इस रवायत को तोड़ा जाएगा अल्टीमेटली कि जैसे कि अमेरिका ने अगर आज फ़र्ज़ किया बकौल तज्जिया नगारों के कि इसकी वाहिद वजह अवामी प्रेशर थी, वाहिद वजह जो नजर भी आ रही है, जो नज़र आ रही है, वरना अदरवाइज क्या हो सकता है? लेकिन अगर अमेरिका जैसी जमहूरियत, सदियों पुरानी जमहूरियत में कि जिसमें एक रेगुलर एवोल्यूशन प्रोसेस है, तो वो इतनी 32,000 जानों के ज़िया के बाद और इस कदर तो इस जगह पे पहुंचे तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। लेकिन ये आप तो शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब डेली इजलास कर रहे हैं मुल्क की मईशत को इस्तेकाम देने के हवाले से, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से। अगर सियासी इस्तेकाम ही नहीं होगा, एहतजाजी तहरीक करेंगे, जल्द से जलूस करेंगे, तो आप लोगों का एजेंडा मुकम्मल कैसे तो ये होगा? जिम्मेदारी प्राइमरीली किस पे आती है? देखें हुकूमत ने इनको एंगेज करें ना इस गवर्नमेंट, आप तो चाहेंगे आपका एजेंडा है। ज़्यादा एंगेजमेंट की क्या मिसाल हो सकती है कि हुकूमत बनाने की ऑफर की कि आप जी बड़ी पार्टी आए हैं, ठीक है आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहें, आप हुकूमत बनाने की कोशिश तो करें पीपल्स पार्टी से मिलें, और इनकी तरफ से कोई संजीदा कोशिश ना होने के बाद, ऑफर होने के बावजूद, इसके बाद हुकूमत बनाने के लिए PMLN एज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आई। और अभी भी हम असेंबली का आप माहौल देख लें, कैसा माहौल है वैसे? असेंबली का माहौल तू तकार, बूट पालिश, जूता चोर, डाकू, इसके अलावा तो कोई नहीं। हालांकि इनके पास बहुत बड़ा वसी मैदान है। सेनेटर साहब खुद सीजन पार्लियामेंटेरियन है, इनको पता है कि हुकूमत को नर्वस करने का
और हुकूमत पे प्रेशर डाल लें कि पार्लिमानी तरीके ज्यादा लीथल हैं, ये बड़ा अपने अहम नुकता उठाया है। लीथल हैं बनिस्बत नारे लगाने के। शैला रज़ा साहबा, आप भी चूंकि मेंबर कौमी असम्बली है माशाल्लाह, तो क्या देख रही हैं? अब एक मुल्क की मईशत की बात आ रही है कि ज़ाहिर बात है हम बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिस सिचुएशन में है। 58 खरब रुपए की टैक्स महसूलात की जो है हम इकट्ठा करने में कासिर रहे। IMF का जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काबीना की मीटिंग और SIFC में कहा, जिसमें ज़ाहिर बात है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी थे कि अब हमने एक और जो है वो IMF के प्रोग्राम में जाना है। तो एक तरफ मईशत की हालात पतले हैं, दूसरी तरफ सियासत जो है अगर वो उसका दर्जा हरारत ज्यादा रहे तो फिर ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, इस वक्त बहुत संजीदा बात है और 23 मार्च को सदर मुमलिकत पाकिस्तान जो है उन्होंने भी ये कहा कि कोई एक पार्टी मिलकर नहीं कर सकती, मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना होगा। तो जो इस वक्त मैंडेट है इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी के पास पूरी जिम्मेदारी आ सकती थी, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको स्पेस देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था 2018 के इलेक्शन में कि बहुत ही ना किसी के फॉर्म 45 मिले थे, ना बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन कहा था ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कदम बढ़ाओ इमरान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जो उनकी उस वक्त हालत थी आज भी वही हालत है। आज भी किसी प्रोग्राम में इनके लोगों को बिठाए वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो ये करना ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिसीजन है कि PMLN को फ्री हैंड देना चाहिए। हमने इसीलिए मिनिस्ट्रीज भी नहीं ली, कैबिनेट का पार्ट नहीं बने कि उनको हम मौका दें और जहां पे हम उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वहाँ स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लिए अलग खड़े रहेंगे तो फिर नतीजा यही होगा कि आप उस रविश पे हैं कि खेलेंगे ना खेलने देंगे। सेनेटर भाई साहब, सर ये कब बदलेगी तर्ज सियासत? ना खेडांगे थे ना खेडन देंगे। वो असल में सॉरी जब बात हो रही थी ना उसकी कि हम लोगों ने इनको इनवाइट किया था कि आप आ जाओ, तो मुझे वो एक इनवाइट किया था, कहा था कि मैदान खुला है बना लें। एक मिसाल सी याद आ गई ना कि मतलब फर्स्ट करे मैं अपने सारे एक ड्रेस मैंने लेकर रखा हुआ है और मैं अभी निकल के तैयार होके बाहर आऊंगा, वो बाहर से एक बंदा वो मेरा ड्रेस चोरी करके ले जाए और फिर मुझे क्या वो बाहर आओ ना तो मैं आ सकूंगा? जब आपने हमारा मैंडेट चुरा लिया, हमारा कम से कम चलो 80 ना से 50 सीटें तो आपने चुरा ली हैं, उसके बाद आप हमें कहते हैं आके सी वो कर लो। देखिए इस तरह नहीं होता। अच्छा उसके बाद वहां तक भी नहीं रुके, मैं पहले के तो किससे ही नहीं कर रहा ना जो स्टार्ट हुआ था, मैं तो 9 फरवरी ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं। अब उसके बाद ये है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो एक मैंडेट है, जो हक है, जो उनको मिलना चाहिए वो रिजर्व सीट्स का है। अब आप लोगों ने जाके वो खैरातियों की तरह जाके कह दिया कि ये सीटें भी हमें सर आपने खुद ही नुक्ता उठाया, पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया है, आपका राइट ही नहीं बनता था। देखिए मेरी बात सुने, और उन्होंने सपोर्ट किया कि इनकी पार्टियों को दे दी जाए। देखिए आर्टिकल 51 के तहत, ये मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है फैसले की। मेरे पास मैंने भी पढ़ा है, तो ये तो आपकी कोताही है ना सर? इसमें कोई शक नहीं, हमारी कोताही भी होगी, अपनी जगह पर होगी। लेकिन फर्ज करे अगर मैं एक दोनों भी मरने का शौक सी, अगर मैं उसूल पसंद आदमी हूं, मैं उसूल पसंद आदमी हूं। आपने देखा इमरान खान का वो एक था कि वो कौन सा बैट्समैन था जिसको आउट किया, श्रीकांत था, वो चला श्रीनाथ, हाँ उसको कहा वापस आ जाओ दोबारा कर लो, ठीक है। देखिए अच्छा मतलब आप करें ये बात नहीं है कोताहियां और कमर इस्लाम साहब की जमात से कहेंगे एक बारी फिर। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों के ज़र्फ की बात कर रहा हूं। जब हम स्पोर्ट्समैन की बात करते हो, जब हम पॉलिटिशियन की बात करते हो, पॉलिटिक्स इज नॉट क्रिकेट। ज़र्फ होना चाहिए, पॉलिटिशियन का भी ज़र्फ होना चाहिए। आपका हक है, कोई बंदा मुझे आपका हक दे रहा है, मैं कहूं कि नहीं ये उसका मैं आता हूं शैला साहब, मैं नहीं लेता। रही बात ये कि जो हम जब मिसाल देते हैं ना कि जैसे शैला रजा साहिबा कह रही थी कि बड़े बड़े लोग जो है ना उन्होंने डिक्टेटर्स के किए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने डिक्टेटर्स के साथ मिलकर आए हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोग तरफ से गुगली कराने की कोशिश की है सेनेटर हमायूं ने। शैला रजा साहब इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा आप कुछ कहना चाह रही थी, जब हमायूं साहब कह रहे थे वो रिजर्व सीट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि तारीख से इंसान को जब भी सीखना आता है जब वो तारीख पढ़ता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जुल्फ़कार अली भुट्टो 3 दिन पहले आए थे और बाद में अयूब खान आया।
जरा सी तारीख को पढ़िए। इस्कंदर मिर्जा जो हैं वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के ससुराली रिश्तेदार थे और वो उस वक्त इंतहाई पढ़े लिखे नौजवान थे। उन्होंने उनको गवर्नमेंट में लेकर आए। 3 दिन बाद जो है वो मार्शल लगा। तो थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। इसी तरह जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इखलाक अपनी जगह और आइन अपनी जगह। और एक आइन उस वक्त भी ये कहता था कि असद कैसर को असेंबली डिसॉल्व नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन असद कैसर ने कर दी। तो ये चीजें जो हैं इस तरह नहीं चलती हैं। इंसानियत और बड़ा किरदार ये था कि कोई जो वजीर आजम था वो अमेरिका में ये कह रहा था कि मैं वापस जाऊंगा तो सियासी कैदी जो हैं उनके एसी निकाल लूंगा, उनके पंखे निकाल लूंगा। किसी का निकाल, ये क्या बातें थी? इंटेंशन शो की थी। एक बात इंटेंशन में तो इनको घसीटना भी और वो बड़ी सीधी सी बात कहना ये चाहती हूँ कि देखिए आप जो भी कर ले जी, आप जो भी कर ले, मुल्क आगे जब ही चलना है जब पार्लियामेंट चलेगी। यस 8 और 11 साल के जो तजर्बे हैं जिसमें डिक्टेटर बैठा रहा, पूरी ताकत से बैठा रहा, नाम नेहाद सियासतदान उसका साथ देते रहे, उसके पोलिंग एजेंट चीफ पोलिंग एजेंट बनते रहे उसके मुख्तलिफ इरादों में, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ा। यस एक डिक्टेटर तोड़ा बोरा से डर गया, लेकिन एक हुकूमत जो 126 मेंबर के साथ थी, अपनी लीडर की लाश उठाने के बाद पार्लियामेंट में आई थी, उसने सलाला पे माफी मंगवा ली, उसने शमसी बेस खाली करा लिया, उसने ईरान गैस लाइन कर ली। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस पार्लियामेंट को ताला लगना नहीं चाहिए। बहुत अहम और आप सोच समझ के फैसले करें। आप एक ऐसी पार्टी से जाके मिल गए जिसका सरबराह अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा। हाँ, ये इनसे हुई है। ये तो मैंने नोट किया, शेर अफजल मरवत साहब ने भी उन्होंने कहा है कि गलती इनसे हुई थी। उन्होंने कहा मजलिस अल-वहदतुल मुस्लिमीन से मामला तय पा गए थे, फिर सुन्नी के साथ इत्तेहाद काउंसिल के साथ हुआ। राजा कमर इस्लाम साहब, आप सर क्या कहेंगे? ये सेंटर साहब भी कहते हैं, पीटीआई के लोग भी कहते हैं कि जी पंजाब में जो है हमारी सीटें थी मुबैना तौर पर हमसे ले ली गई, आप पंजाब से जीते हैं। केपी में तो ये दे आर वेरी सेटिस्फाइड कि जिस तरह का इलेक्शन हुआ है। पंजाब के दोनों सूबों के नताइज को मिलाकर बयान देना चाहिए ना। अच्छा, देखें वो कौन सा जादू था कि जो पंजाब पे तो उसका अमल होता था और केपीके पे नहीं हो रहा था, या केपीके पे हो रहा था और पंजाब पे नहीं हो रहा था। तो इस दोनों चीज़ों को मिला के कहें, या तो यानी एक वो हमारे पोठवारी का आम मुहावरा भी है कि आधा दरिया पलीत और आधा पाक तो नहीं हो सकता ना। तो एक ही इलेक्शन कमीशन था, एक ही फॉर्म 45 था। तो अगर केपीके में इनको मिले हैं अच्छे नताइज मिले हैं तो वो तो बहुत अच्छे थे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और पंजाब में आके तो ख़राबी होगी। हालांकि पंजाब में भी ये सीटें जीते, बहुत से हैवी वेट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस हारे हैं और उन्होंने हारने के बावजूद उसे खुशदिली से कबूल किया है। तो स्पोर्ट्समैन जहाँ पे श्रीकांत को वो वापस बुलाया जाता है, वहां पे शिकस्त को तस्लीम करने और ये करने इंजीनियर राजा कमर इस्लाम साहब ने बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया कि स्पोर्ट में स्पिरिटशिप ये है कि मैच खेलें, हार जाएं तो उसको फराख दिली से कबूल करें हार को। मैच का इंतजार करें इंशाल्लाह अगले मैच में। कमर साहब से एक सवाल है, इस दफा 23 मार्च को कितने ब्यूरोक्रेट्स को तमगे मिले? जी, कितने ब्यूरोक्रेट्स को तमगे मिले? उनमें से कितने पठान थे? ये क्या सर आपने मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूं। कौमी मैं जेन्युइनली धारे से होते आप जेन्युइनली चलें, अगर राजा साहब जवाब दे सकें। जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूं। क्यों? जो मेरी नजर है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुझे नाम ऐसे लगा था कि जो ब्यूरोक्रेट का वो सारे के सारे पंजाब के वजह चलें वजह कम से मैं बता दूं। अब आपने सवाल उठाया, जवाब खुद नहीं देंगे। पूरा सवाल का तो ना कितनी सीट से पंजाब में 141 है ना, ठीक है, कौमी असेंबली की है ना, ठीक है। 141 में से 17 निकाल दे, कितनी रह गई पीछे? अब इतना ज्यादा हिसाब पहले तो ब्यूरोक्रेट्स का, ठीक है ना, ये हो जाती है 127। अच्छा, ठीक है, 127 या 137 रह जाए, नहीं 127 क्या हो गया जी? 14वां रोज़ा है अभी। 127 सीट्स हमसे ली गई हैं। चलो जी, ये थे गली इतने मुका देती है। 127 आपसे ले ली गई, तो ये वो मैंने अभी मैं आ रहा हूँ शैला सहवाग के पास की कमेंट है उनका। पहले चल राजा साहब, पहले उनकी पार्टी से सवाल है। मैं श्रीकांत वाली श्रीनाथ वाली बात कोई आगे बढ़ाऊंगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा ये था कि आप इलेक्शन फर्ज किया, चले जो भी वजूहात हुई, फर्ज किया किसी जगह पे आपकी मंशा का नतीजा नहीं आया, जब उसे हार गए तो उसे एक्सेप्ट करे एक बात।
दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि देखें ये बहुत से इससे पहले भी धमकियाँ दी गई कि जनाब ये नया बांग्लादेश बनाने के लिए जो उठेगा वो KPK से उठेगा, ये रिकॉर्ड पे बातें, तो ये बड़ी खतरनाक बात सेनेटर साहब कर रहे हैं। हाँ। जाहिर है वही तनासब होगा तमगे पे, वो तो कारकर्दगी पे मिलता है, डोमिसाइल पे नहीं मिलता। ये अहम लेकिन ना नुकता है। जितने ये हैं उसने कारकर्दगी हो गया, तमगा इम्तियाज हो गया, अब मेरे पास लिस्ट नहीं है वैसे, टू माई अंडरस्टैंडिंग वो वही तनासब खैबर होगा। पख्तूनख्वा के गवर्नर ने KP में काफी तमगे दिए हैं। अब मैं उसका करूंगा चूंकि आपने ऑफ द कफ बात की है, लेकिन वहां जो सारे पठानी होंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर उसकी बुनियाद डोमिसाइल होती तो फिर तो शायद ये उस नाइंसाफी का रोनर होते। उसकी बुनियाद कारकर्दगी है। हो सकता है कि उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा हूँ, या हो सकता है सिंधी ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा हूँ जिनको ये मिले हों। तो इस किस्म की चीज़ों पे जहाँ पे प्योर परफॉर्मेंस है, अगर कोई आदमी उठ के कल कहे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कितने बलोची मुंतखब हुए हैं, तो वहाँ पे डोमिसाइल टीम में कोटा सिस्टम That's an important इसी point तरह के- कल कोई फौज से सवाल उठे तो मेरा ख्याल है ये बड़ी काबिले एतराज़ बात है। ये शैला सवाल- साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करेंगी जो सेंटर साहब ने नुकात उठाए थे? सेनेटर साहब की बात में मैं कहूंगी कि अचकजई साहब को बलूचिस्तान से एक भी वोट नहीं पड़ा था। ऐसी बातें पाकिस्तानी नहीं करते हैं। और मैं एक बात जानती हूँ कि ये एक प्रोसेस होता है जो बहुत पहले से शुरू होता है। गवर्नर हाउस और मुख्तलिफ जगह पे हाँ। पेपर्स जाते हैं और बड़ी स्क्रूटनी होती है इसकी, और काफ़ी लोग साल भर इसमें लगे हुए होते हैं कि किसी तरह उनका भी नाम आए। अपने तौर पे भी लोग कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी देर से मोहम्मद साहब जो है ना वो मैंडेट की और उसकी बात कर रहे हैं। ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि इतना शर्मनाक वीडियो क्लिप था कि जब मैंने देखा, और मैं आज तक नहीं भूल सकी, कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ये कह रहे थे कि हम 2 पार्टीज से बोर हो गए थे तो इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए। ये 2018 वाली बात, ये पूरा सोशल मीडिया पे घूमा है। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि इसके बाद ये कौन से मैंडेट की बात करते हैं। 2018 के बाद ये मैंडेट, ये सारा क्लिप वायरल हुआ और चला। तो आज जो है मैं वही बात करूंगी कि पूरा फैसलाबाद आप क्लीन स्वीप कर गए, बहुत सारी जगहें आप कर गए क्लीन स्वीप, तो वहां पे आपको परेशानी नहीं है। पाकिस्तान में इसी तरह का इलेक्शन होता है। मैं तो ये कहूंगी कि 126 मेंबर के साथ हम आए थे। इससे बड़ी रिगिंग प्री पोल क्या होगी कि हमारी लीडर को शहीद कर दिया गया था। अब वो वही बैठ ताले बांधते, गुट ताले बांधते, पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने मतलब जिस तरह से, उसके बाद हम इलेक्शन में गए थे, लेकिन हमने 126 के साथ आगे बढ़े। तो आपको, आपकी सियासत आपके मुल्क के लिए है, जात के लिए नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 126 मेंबर के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप कहते हैं हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन आप तो जब कहते हैं, जब आप मिरर के सामने से हटते कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। चल, मैं हमें इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए। वक्त हमारा खत्म हुआ जाता है। हमने हम नुकात पे गुफ्तगू की और आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। हम इस तमाम इश्यूज़ का अहाता अपने प्रोग्राम्स में करते रहेंगे। सेनेटर हमारे साहब सर बहुत शुक्रिया। राजा कमर इस्लाम साहब आपका बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा और आदिल शाजिब ने हमें जो आज की नशिस्त थी। बड़ी खबर यह है कि गाज़ा में जंगबंदी जो है उसकी करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर हो गई है। दुआगो हैं और पुरुमीद हैं कि इस पर नफाज उसका मुकम्मल तौर पर होगा। कल तक लिए अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नगहबान।